आल्हा गावे, ढोल बजावे, माठा पावे, पी ले जाए, और कोदो पावे, घर पहुंचावे, लड़के 7 पुस्त तक खाए। जजमानी या कहिए पुरोहिताई, और कुछ संस्कृत थोड़ी बहुत उसी में, और खेती। तो ये चीज़ें हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में रही हैं। आधुनिकता की सारी बुराइयां, उसके विद्रूप तो गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी देश ही आधुनिक नहीं हुआ चेतना के स्तर पर। कक्षा में 2 छात्राएं थी, किशोरावस्था की वह थी, तो उसमें देख करके पता नहीं कैसे कैसे भाव उमड़ते थे। छंद का बहिष्कार और अवज्ञा भी बहुत सोच समझ कर की गई, और उससे भी कविता का अहित हुआ। विष्णु खरे जी ने ये लिखा था कि पत्र लिखने में मेरी जान पर आती है, लेकिन आपके इन पदों ने मुझसे पत्र लिखवा लिया। श्रीहर्ष का श्लोक निकल गया कि तांबूलद्वयमासनम चलबते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। नामवर जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कान्यकुब्ज तो नहीं हूं भाई। तो मुझे ये लगता था कि जो इतनी ठूंठ जगह होगी, इतनी अनुर्वर जगह होगी, और पता चला कि साहित्य का सारा संपादन, सारा उत्पादन, सारा उसका क्रिएशन दिल्ली से ही हो रहा है। कोई भी गाली दी जाती इस पुरुष सत्तात्मक समाज में, तो गाली अंततः स्त्री को ही वेधित करती है या संबोधित होती है। हिंदी सिनेमा में अब जाकर के ये बातें शामिल हुई हैं कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से अपना प्रेम निवेदन करता हो, यह तुलसीदास के यहाँ मौजूद है। रचनात्मकता ही वो सबसे बड़ा मंच है जहां अधिकतम लोकतंत्र कायम होता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी कविताओं के ऐसे स्थलों पर भी आपकी निगाह गई जहां बहुधा लोगों की नहीं जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज मेरे साथ एक ऐसे कवि हैं जिनके पद कुपद में रस की लाठी है, जिनको स्वप्न भी आते हैं और दुःस्वप्न भी, जो कहते हैं इस हवा में 2-4 सांस अपनी भी हैं, और जो कड़े शब्दों में कभी कभी खुद को चांडाल तक कह देते हैं। अष्टभुजा शुक्ल, बहुत बहुत स्वागत है अष्टभुजा जी। जी संगत में आपका नमस्कार। एक बहुत लंबी यात्रा करके आप बस्ती से दिल्ली आए हैं, और उसके तुरंत बाद ये इंटरव्यू हो रहा है। तकलीफ हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन बातचीत करेंगे तो मज़ा बहुत आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 जी। थकान तो है सर? यात्राएं तो चलती रहनी चाहिए, जीवन भी एक यात्रा ही है। तो अब इस यात्रा में थोड़े बहुत हिचकोले, थोड़े बहुत आराम, बहुत सारे पड़ाव और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस नाते घूमने का, मुझे ये बेमतलब घूमने की आदत भी बहुत ज़्यादा मुझे रही है। कब से? मैं अपने गांव में था तब भी मैं खेतों की ओर, सिवानों की ओर, मेड़ों पर निकल जाता था नंगे पैर, और वो शीत पड़ी रहती थी खूब, और धूल। तो शीत और धूल और ये दोनों मिल करके, और जो ये खुले पांव होते थे, तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो कुछ हो सकता है रासायनिक क्रिया त्वचा में होती हो, तो बिवाई फट जाती थी। जिसको आपने सुना होगा कि जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो ये धूल और शीत, ये जब ज़्यादा नंगे पाँवों से लिपट जाते हैं तो सूखते हैं जब, तो और हवा जब चलती है तब वो कुछ ऐसा खारापन त्वचा में मुझे लगता है पैदा होता होगा कि वो बिवाई फट जाती है, और वो बिवाई जो टीस देती है, करकती है, तो वो तो इस तरह से मतलब चलने का, बल्कि चलते रहने का शुरू से ही। और हम लोग तो, मुझे याद आता है कि जब मैं प्रारंभिक पढ़ाई में था, उसी पे आ रहा था कि चूँकि गांव की बात चल निकली और प्रारंभिक पढ़ाई की बात चल निकली जी, अष्टभुजा शुक्ल जी के बचपन के बारे में या प्रारंभिक दिनों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं जी। कुछ बताएं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी
एक बहुत बड़ा सा संयुक्त परिवार था। मेरे पिताजी 3 भाई थे। तो बड़े पिताजी संस्कृत के अध्येता थे, तो घर में संस्कृत के ग्रंथ, बल्कि ज्योतिष के भी और दूसरे काव्य ग्रंथ, तो और पुरोहिताई घर में होती थी। आसपास जजमानी जो थी गांव में वो थी। दूसरे एक बहुत छोटी सी सीमांत किसान की एक छोटी सी खेती थी। तो बहुत बड़े परिवार का, संयुक्त परिवार का लालन पालन बहुत दुरूह जैसा था, जैसे किसी एक छोटी सी नाव में बहुत सारे लोग सवार हों। तो उस तरह से वो कागज की ही नाव थी एक तरह की जिंदगी की, आप समझिए। तो ये मतलब जजमानी या कहिए पुरोहिताई और कुछ संस्कृत थोड़ी बहुत उसी में और खेती, तो ये चीज़ें हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में रही हैं। फिर बड़े पिताजी का असमय निधन हो गया। तो उसके बाद हमारे जो अग्रज मतलब मेरे बड़े पिताजी के छोटे बेटे श्री बुद्धिसागर शुक्ल, तो उन्होंने भी संस्कृत माध्यम से संस्कृत की ही पढ़ाई की और वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने आचार्य किया। फिर जो है और उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो खेती करते थे। वो दर्जा 4 पास थे पुराने ज़माने में। तो शायद उनकी कहीं जो ये चकबंदी विभाग वाले चपरासी में नौकरी लगी थी, लेकिन फिर घर पर कोई खेती देखने वाला नहीं था, तो वापस वो लौट आए, नौकरी छोड़ दी जी। तो अब उस समय की नौकरी भी क्या रही होगी ये मुझे नहीं मालूम है। तो खेती, और खेती में हम लोग भी लगे क्या जुते रहते थे। समझिए 3 किलोमीटर दूर से करीब बोरिंग का ट्यूबवेल का पानी और नाली बना करके फावड़े से तबा के खेतों में गिरता था। तो ये तो मतलब बहुत ही, और जो खेती थी थोड़ी सी उसमें कभी कभी मतलब अच्छा उस वक्त ये बाजरे का कोटा आता था बाहर से, जो राशन की दुकान उस समय हुआ करती थी, तो बाजरा ज्वार ये सब बाहर से आता था। गांव में धान की जगह कोदो एक अनाज होता था, कोदो पैदा होता था। तो कोदो में मादकता रहती थी, उसको खाने से लोग मतुआ जाते थे। हाँ, तो वो आल्हा गाते थे सब, जो ये नटुए लड़ाते थे। उस समय हमारे गांव में भी 2 अखाड़े चलते थे। तो वो कहते थे कि वो आल्हा गावे, ढोल बजावे, माठा पावे, पी ले जाए, और कोदो पावे, घर पहुँचावे, लड़के 7 पुस्त तक खाए। तो ये कोदो अब मोटे अनाज की बात की जा रही है आजकल बहुत, मतलब ये तो उस समय सावा, टांगुन, मड़ुआ, कोदो, तो कोदो तो मतलब होता था, और कोदो की पत्तियां चबा करके हम लोग अपना होठ लाल कर लिया करते थे। वो एक लोकगीत भी था कि खोटी खोटी खात रहली कोदयक पाती, तो उसमें ललाई आ जाती थी होठों में, थोड़े कुछ जैसा मतलब पान जैसा रच उठता था। अच्छा, ये सारी बात से पता लग रहा है कि पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपकी किसान परिवार की थी, सब किसान ही थे, और संस्कृत आती थी, जजमानी होती थी, और ज्योतिष में भी भरोसा था। जी, भरोसा नहीं, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योतिष के भी ग्रंथ, लघु पाराशरी वगैरह, या जो गणनात्मक ग्रंथ ज्योतिष के, या जो भी, तो बड़े पिताजी का पेशा चूंकि पुरोहिताई था, तो हाँ, ये उपलब्ध थी पुस्तकें। ये देखा उन्होंने कि अष्टभुजा शुक्ल कभी आगे जाके कवि बनेंगे? मैं शायद, मेरा जन्म ही नहीं हुआ रहा होगा जब वो परलोकवासी हो गए। तो मैंने बताया आपको कि मेरे उनके दूसरे पुत्र, उन्होंने फिर संस्कृत से परंपरा अध्ययन किया। फिर मैं आया तो मैं 2 नावों पर सवार हुआ इस तरह से। किस किस पर? एक तो प्राथमिक पाठशाला, प्राइमरी पहले हुआ करती थी, तो उसी में मैं क्या, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों ने प्राइमरी पाठशाला से ही गांव में ही पढ़ाई की है। और वो भी हम लोगों के गांव में नहीं थी, बगल के गांव में पाठशाला हुआ करती थी उस समय, प्राइमरी पाठशाला।
मेरे सभी बच्चे गांव से ही प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल जो दर्जा 8 तक हुआ करता था, और वहीं से ही उन सबों ने जो पढ़ाई लिखाई वगैरह की, खैर वो तो अवान्तर बातें हो जाएंगी। दूसरी नाव कौन सी? दूसरी नाव संस्कृत वाली। तो एक तो संस्कृत और दूसरी जो पारंपरिक पढ़ाई थी उस समय, जो प्राथमिक पाठशाला की, तो प्राथमिक पाठशाला के बाद जिस भाई साहब का मैंने जिक्र किया आपको, तो हमारे गांव से करीब 10 किलोमीटर एक नया विद्यालय खुला हुआ था हाई स्कूल का। तो जूनियर हाई स्कूल से दर्जा 8 से वहाँ पढ़ाई होती थी। हाई स्कूल में वहाँ प्राइवेट पढ़ाया जाता था, मान्यता नहीं थी, क्योंकि जब डीआईएस वगैरह अधिकारी आते थे तो हाई स्कूल के बच्चों को भगा दिया जाता था विद्यालय से। तो हम लोग गांव से 10 किलोमीटर पैदल, खोरिया उस गांव का नाम था जहां वो विद्यालय था, 10 किलोमीटर पैदल जाना, 10 किलोमीटर पैदल आना, और कक्षा 6 से तो हम, हमारे गांव के बच्चे और फिर और गांव के मतलब लोग आते गए और कारवां बनता गया जैसे वाली। ये बात हो रही है दीक्षापुर गांव की? दीक्षापार गांव की। मेरे गांव का नाम बिच्छापार या भिच्छापार जैसा कुछ था। तो एक मर्तबा जो नक्शा होता है, पटवारी वगैरह मतलब रखते हैं, तो हमारे गांव में पटवारी आए हुए थे। हमारे गांव के एक प्रधान थे हम लोगों की पट्टीदारी के। तो उस समय के दस्तावेज आप देखेंगे तो उस पर बिच्छापार जैसा लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये भैया, ये बिच्छापार या भिच्छापार, ये तो बड़ा अटपटा लगता है, तो इसको ऐसा कीजिए कि दीक्षापार दर्ज करवाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये 80-82 के आसपास की बात होगी। उसके बाद उसका नाम दीक्षापार, हाँ, दीक्षापार हो। बस्ती में। कई जगह आप ये कह चुके हैं, और इफ्को सम्मान जब आपको मिला था, श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान जब मिला इफ्को का जी, उस समय भी आपने मंच से ये बात कही कि गांव से मेरे घर की ओर सड़क नहीं है। अब भी नहीं। मैं यही जानना चाह रहा था, अब भी नहीं है? अब भी नहीं। मतलब मैंने इस समय, मैं 60 साल तक जन्म से लेकर अपने गांव में रहा हूँ, और वहीं से जो मैं ये मतलब कुछ नाचता कूदता रहा दीक्षापार से ही। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जितनी देर मुझे गांव से मुंडेरवा नामक कस्बे में आते हुए जितना समय लगता होगा, उतने में तो कोई आदमी बस्ती से लखनऊ पहुंच जाता होगा। तो अब भी हमारे गांव के किनारे गढ़ही है बहुत बड़ी, और उधर कुछ लोगों की ज़मीन है, तो लोग थोड़े असभ्य किस्म के हैं। वो रास्ता अभी नहीं बना है, तो गढ़ही में पानी भर जाता है, रास्ता भर जाता है। इसी के नाते हमने अब इस समय समझिए गांव छोड़ दिया और बस्ती के आसपास में आके रहने लगा, और रास्ते के नाते। तो लेकिन जाता हूं। जब मंत्री बैठे थे मंच पर, जब आप ये बात कह रहे थे, उनका फ़ोन आया था आपको। मेरा सवाल ये है कि एक कवि जिसको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा हो, और जिसको हिंदी पट्टी पूरा हिंदी समाज जानता हो, हिंदीतर समाज भी जानता हो, उसके गांव में सड़क का न होना, गांव तक सड़क ना पहुंच। गांव तक है, लेकिन गांव से घर तक नहीं है। घर तक सड़क क्या, रास्ता नहीं, रास्ता न होना। कहाँ कमी? मतलब क्या कवियों की दशा इतनी ज़्यादा इस समाज में किनारे कर दी गई है कि उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है? इसे आप कवियों की दशा या एक आम आदमी की? हाँ बिल्कुल, आप आम आदमी की बात कीजिए। हाँ, कि मतलब जो है ये विकास और सारी चकाचौंध और जितनी भी चीजें हैं, सही ये है कि सही पात्रों को, सही जगहों को, वो सारे लोग इन सारी चीजों से इस चकाचौंध में अब भी मतलब उसे वंचित हैं। बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। तो ये जो आधुनिकता की ये जो चकाचौंध है, आधुनिकता की सारी बुराइयां, उसके विद्रूप तो गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी देश ही आधुनिक नहीं हुआ चेतना के स्तर पर। तो आधुनिकता का कोई अच्छा लक्षण गांव तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जो आधुनिकता के विद्रूप रूप हो सकते हैं वो सारे गांव में पहुंच चुके हैं। जैसे कि चुनाव
देश के स्तर पर हो रहा है, गांव के स्तर पर हो रहा है। चुनाव तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अब आप ये देखिए कि कोई भी प्रत्याशी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस लायक नहीं है कि वो निर्विरोध कोई पद हासिल कर ले। अगर हासिल भी कर ले रहा है तो उसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपको जीने नहीं देंगी अगर कोई विरोध में खड़ा होता है। तो इस लोकतंत्र की जो एक तानाशाही होती है वो भी व्यवस्था में शामिल है। इस पे आएंगे, आपकी कविताओं के माध्यम से इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन आप बड़े हुए और संस्कृत का आपको खासा ज्ञान रहा, एक लंबे समय तक आपने संस्कृत पढ़ाई भी, कविता इन सब के बीच में कहाँ उपस्थित हुई? मुझे लगता है कि कविता मुझ में शुरू से ही शामिल रही है। और एक तो जो मेरे पिताजी किसान थे, गांव में एक परंपरा थी कि गांव में, मैं गांव में ही नहीं कह रहा हूं बल्कि आसपास के सारे गांवों में रामचरितमानस गाया जाता था। हमारे गांव के अवध किशोर चाचा थे, एक हरनायक बाबा थे, बहुत अच्छा सुर था उनका। अब वो कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म मिला होता मंच तो वो लोग शायद बड़े शास्त्रीय गायक होते। मेरे पिताजी ढोल बजाते थे। तो हम लोग भी किशोरावस्था में तो गाने में और रामचरितमानस के अंशों को पढ़ने में अच्छा लगता था, मज़ा आता था। तो वो सारी चीज़ें मिल करके, दूसरी ओर उस समय जो बच्चों के लिए कविताएं पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, वो कविताएं भी मतलब एक अवस्था में बहुत अपील करती थी। तितली पर कविताएं होती थी, झूले पर कविताएं होती थी, गुब्बारों पर कविताएं लिखी जाती थी। तो अब भी मुझे उसकी बहुत सारी कविताएं कंठस्थ होंगी। तो ये चीज़ें जो है, और दूसरे संस्कृत, और तीसरे जो खेती थी, तो उसमें महिलाएं खेती करते हुए भी लोकगीत गाती थी। ये सारी चीज़ें मिल करके मुझे लगता है कि वो इनका समवाय मिल करके कविता जैसी चीज कुछ होता होगा। कुछ याद है पहली कविता कौन सी लिखी या किस छंद में लिखी थी? क्योंकि आपकी अधिकांश कविताएं छंदबद्ध हैं, हालांकि छंद के विरुद्ध जाने का प्रयास आपने एक समय पर किया। पहली कविता जैसा चिन्हांकन तो बड़ा कठिन है। हाँ। लेकिन जिन दिनों में पूर्व मध्यमा या जिसे 9वीं 10वीं का कक्षा कहा जाता है, मैं समानांतर कर रहा था, पढ़ाई में हाई स्कूल की कर रहा था। तो उस समय कक्षा में 2 छात्राएं थी, किशोरावस्था की वह थी। तो उसमें देख करके पता नहीं कैसे कैसे भाव उमड़ते थे। तो कापियों के पिछले पन्नों में कहीं कुछ दर्ज करता रहा था कि कोई न देख सके। इस तरह से मुझे लगता है। फिर मेरा एक भतीजा था 4-5 साल का, मेरे बहुत पास रहता था। उस पर मैंने छंदों में एक कापी ही भर डाली थी उन दिनों। तो इस तरह के जो आद्य बिंब थे आप कह सकते हैं, तो उन्हें लेकर के कुछ लिखता था, लेकिन उसे मैं कहीं सार्वजनिक नहीं करता था। बल्कि अब भी अपने लिखे हुए को सार्वजनिक करने में मुझे संकोच ही होता है। लेकिन जब आपने सार्वजनिक किया तो काफ़ी स्वागत हुआ उस चीज़ का। वो बहुत देर से हुआ, बहुत देर से हुआ। और मैं जो ये हमारी कविता की जो आधुनिक धारा थी, इससे तो मैं सर्वथा अपरिचित ही था। तो जब मैं उसके आसंग में आया धीरे धीरे। और वो आना कैसे हुआ? आना यूँ हुआ कि बस्ती में हमें पढ़ाया था डॉक्टर PN द्विवेदी, परमात्मानाथ द्विवेदी जी ने। और तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था। तो उन्होंने एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी परिषद नाम की संस्था शुरू की और एक पत्रिका वहाँ से निकाली, दूरवा दल नाम की। तो उसमें उन्होंने मुझे सह संपादक के रूप में रखा। ये बात होगी 1982 के आसपास की मुझे लगता है, या उसके एक आध साल और बाद, या ऐसे ही कुछ।
तो अब उन्होंने, मैं तो बिल्कुल युवा था, 22-23 साल उम्र रही होगी। हाँ ऐसे ही, या हाँ बस 25 के आसपास। हाँ, 57 का आपका जन्म। हाँ, ठीक। 25 के आसपास। हाँ। तो दूरवा दल की नाम की पत्रिका उन्होंने शुरू की और मुझे सह संपादक उसका रख लिया। तो द्विवेदी जी मुझे बार बार, अच्छा उसके भी पहले, हाँ दूरवा दल के ही जरिए, तो उसी किसी पते से एक पत्रिका उन्नयन नाम की इलाहाबाद से निकलती थी, श्री प्रकाश मिश्र। श्री प्रकाश मिश्र ने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जनजातियों पर लिखे हैं, पूर्वोत्तर के उस पर, और फिर बाद में जो भुला दिए गए लोग, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम पर एक बहुत महत्वाकांक्षी उपन्यास लिखा है। देश विदेश के तमाम साहित्य का उनका बहुत व्यापक अध्ययन है। खैर, तो उन्होंने उन्नयन पत्रिका मुझे भेजी दूरवा दल के मार्फत। तो द्विवेदी जी जो संपादक थे वो मुझसे बार बार कहते थे तुम अपनी कविताएं दे दो दूरवा दल के लिए, अपनी कविताएं दे दो। तो मुझे बड़ा संकोच होता था कि जिस पत्रिका का मैं सह संपादक हूं, तो मेरी जो एक मतलब नैतिकता कहती थी, उसमें तो मैं अपनी कविताएं कैसे छपाऊं। ये मेरी निहायत व्यक्तिगत आप कह सकते हैं बात थी। फिर वो ताने भी कसने लगे, मुझे तंज मारने लगे, हालांकि वो मुझसे बड़े और आदरणीय, तो मैं आनाकानी करता रहा। श्री प्रकाश जी ने जब उन्नयन भेजी तो उसके जरिए मुझे जो हिंदी कविता में जो कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, उन्नयन के जरिए मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह से कविता लिखी जा रही है, नई कविता। या बावजूद उस पता लगने के अष्टभुजा जी, उस समय हिंदी कविता की या हिंदी गद्य कविता की धारा चल रही थी और अतुकांत कविताएं चल रही थी जो कि छंदबद्ध नहीं थी जी। आपने धारा के विरुद्ध बहने का प्रयास किया, ऐसा क्यों? आप कह सकते हैं, या यदि मैं पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करूं, तो ये जो छंद विहीन कविता थी, या मतलब गद्याग्रह जो, हाँ, कविता में गद्याग्रह का जो सर्वतोभद्र उस समय नई कविता के नाम पर छाया हुआ था, और मुझे लगता था कि वो कविता, उसकी संप्रेषणीयता बहुत अड़चने डालती थी। अब भी मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन वो तो कहा ही गया था कि छंद में जो अड़चने आती हैं उससे मुक्त होने के लिए भाव फ्री फ्लो में आ सकें। उस समय मेरे मन पर एक प्रतिक्रिया हुई कि अगर कविता इतनी अग्राह्य हो जा रही है अपने मतलब मुक्त छंद के रूप में, प्रारूप में, तो मैं उसके मतलब कुछ विरुद्ध लिखता हूं। तो फिर मूड बना जाने किस भावावेश में मैंने कुछ पद लिखने शुरू कर दिए। पद लिखने शुरू कर दिए तो श्री प्रकाश जी से मेरी भेंट हुई एक बार। तो उन्होंने कहा कि वो पद, उन्होंने कहा क्या लिख रहे हैं इस समय? तो मैंने कुछ पद सुनाए। अब उनको पता नहीं उसमें क्या लगा। उन्होंने कहा अरे यार ऐसा कीजिए आप कि आप ये सारे पद मुझे दे दीजिए और इसको मैं एक पुस्तिका के रूप में उन्नयन के छापूंगा। तो उन्होंने मतलब अहेतुक ढंग से वो सारे पद ले करके और उन्होंने उस पर एक टिप्पणी भूमिका की तरह लिखते हुए पद कुपद को, उसके 49 पद मेरा ख्याल है उस समय जो पहली काव्य पुस्तिका उन्नयन की सह पुस्तिका के रूप में छपी, उसे उन्होंने छापा। अब आपने एक उज्र पैदा किया कि छंद से लोगों को कठिनाई हो रही थी या ऐसा कुछ आपने कहा। मैं ये कह रहा, मैं संप्रेषणीयता की बात कर रहा था कि कविता वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी लोगों तक, बहुत शायद बौद्धिक व्यायाम करना पड़ रहा था लोगों को जो सहज उपलब्ध होनी चाहिए। तो छंदों का प्रयोग, जैसा कि कहा जाता कि मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी रहे हैं, या जैसे भी आप ध्यान दीजिएगा तो निराला जी ने ये लिखा है कि छोड़ छंदों की छोटी राह। निराला जी ये नहीं कहते कि छंदों की राह छोटी है, वो ये कहते हैं कि जो छंदों की छोटी राह है उससे मैं छंदों की ही बड़ी राह कोई पकड़ना चाहता हूं। इसलिए भी हुआ कि आप निराला जी की कविताओं को पढ़िए
उनका वाचन कीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो बंधे हुए छंद थे, मात्राओं में, वर्णों में, तुकांत जिसे दुर्भाग्य से हिंदी में समझ लिया जाता है छंदों को, जबकि ऐसा है नहीं। तो यह जो सरलीकरण है छंदों का जो कर दिया जाता है, या छंद के नाम पर ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, वास्तव में छंद तो वेदों में गायत्री छंद है। आप उसका देखिए, सामगान होता है, लेकिन उसमें कहीं आपको तुकांता नहीं मिलेगी। संस्कृत के श्लोकों को आप उठाइए, कहीं तुकांता नहीं है, लेकिन वो छंदोबद्ध हैं। तो छंद की जो अवधारणा है वास्तव में वह इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से लोग उसे अपना लेते हैं अथवा उसकी अवज्ञा कर देते हैं। दोनों ही बातें, दोनों खतरे। अच्छा अष्टभुजा जी, अगर संप्रेषणीयता छंद में ज़्यादा है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, तो हिंदी की मुख्य धारा ने छंद में लिखने वालों के प्रति इस तरह की हीन भावना क्यों अपनाई कि जो छंद में लिख रहा है उसको किनारे कर दिया? उसके कारण है, जैसे छंद में होने से ही तो कोई वस्तु काव्य वस्तु नहीं हो सकती। आयुर्वेद के ग्रंथ छंदों में लिखे गए हैं, श्लोकों में लिखे गए हैं, तो कविता तो नहीं हो सकता। संस्कृत में लिखे गए हैं। कविता की अपनी अर्हता होती है, कविता के अपने प्रश्न होते हैं, कविता के अपने मानक, उसकी संवेदना होती है, उसके तत्व होते हैं। मानक या तत्व क्या होते हैं? मूल मानक तो मैं यही मानता हूं कविता का कि जो आप जिस मानसिक दशा में हो, आप माने पाठक या श्रोता या भावक या अध्येता या अनुशीलन करता, उस मानसिक दशा से आपको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, आपको एक दूसरी मनोदशा में डाल दे, थोड़ा सा विचलित आपको कर दे। चाहे वो आपको आनंद से विचलित कर दे, चाहे अपनी करुणा से विचलित कर दे, चाहे अपनी उत्तेजना से आपको विचलित कर दे। तो यह जो मतलब कविता के जो मौलिक तत्व कविता होने के लिए जो होने चाहिए, वो चाहे छंद में हो और चाहे मुक्त छंद में हो, कविता के कुछ अपने तत्व होते हैं। आप देखिए, छंद के बारे में मुझे अभी याद आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा एक निबंध देवदारू। उसमें वो कहते हैं देवदार की पत्तियां जैसे छंदाच्छादित हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उनका उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है सुचरिता, वो कहते हैं कि वो नखसिख जैसे छंद थी। तो इस तरह से अब आप छंद की व्याख्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो जीवन का एक छंद है, एक सिमेट्री है कम से कम। तो कहने का आशय ये है कि छंद का सरलीकरण भी बहुत हुआ, और सरलीकरण होने से भी कविता की बड़ी दुर्गति हुई। छंद का बहिष्कार और अवज्ञा भी बहुत सोच समझ कर की गई, और उससे भी कविता का अहित हुआ। क्योंकि कविता की जो व्याप्ति है, पंडित राजशेखर ने कहा है कि कविता तो चरवाहों को समझ में आनी चाहिए, स्त्रियों को समझ में आनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि चरवाहों को ही केवल समझ में आनी चाहिए। उस बौद्धिक संसार या जगत से, या जो विचारशील संवेदनशील संसार है, उसे आगे बढ़ करके कविता को और दूर तक जाना चाहिए, उसकी व्याप्ति और बड़ी होनी चाहिए। पद कुपद आता है जी, और पद कुपद उन्नयन, जैसे आपने कहा कि 49 पद तकरीबन उसमें छपे, उसके बाद उसकी चर्चा आलोचना में भी हुई। जी, आलोचना में जब पद कुपद की चर्चा हुई तो वो पहले से कहीं ज़्यादा लोगों की ज़बान पर चढ़ गया। जी, आपको लगता है अगर आलोचना जैसी पत्रिका में पद कुपद की चर्चा न हुई होती तो पद कुपद इतना ही ज़्यादा हाथों हाथ लिया जाता जितना लिया गया? आपने बहुत ही सहज जिज्ञासा की है और सामयिक जिज्ञासा की है। जब पद कुपद की पुस्तिका छपी, जाहिर सी बात है कि कविता की पाठकीयता बहुत कम हो गई थी हिंदी संसार में। मेरा जो महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय, वहां से कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरी पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी।
तो पोस्टमैन कभी कभी मुझे डाक नहीं देता था, मैं ही डाक लेने चला जाता था। उस समय जब मैं उसकी पोस्ट ऑफिस पे गया, उसका नज़ारा मुझे याद है। वहीं बाहर बरामदे में एक मेज लगाता था, कुर्सी पे बैठता था, भीतर वो खाद वगैरह की बोरियां भी बेचता था, जो रहा होगा जिसके यहाँ पोस्ट ऑफिस रही होगी। मैं गया तो मैंने पूछा कोई डाक है? उसने कहा कि नहीं गुरुजी कोई। मुझे गुरुजी लोग कहते थे, जैसे भी, मतलब मेरी कोई उपाधि नहीं है, लेकिन लोग कहते थे। एक तो संस्कृत पढ़ाता था, संस्कृत विद्यालय में था, और पास पड़ोस के लोग उस समय से। तो मैंने कहा कि नहीं है, कोई बात नहीं है। तब तक मेरी निगाह उसका जो फर्श था, कच्चा फर्श था, देखा मैंने। एक अंतरदेशी उस जमाने में होती थी जो हल्की हरी हरी होती थी। तो एक अंतरदेशी थी जिस पर चप्पल जूते की धूल पैरों की पड़ी हुई थी, और मतलब कागज उसका बहुत कम दिखाई दे रहा था। जाने क्या मेरे मन में आया, मैंने उस अंतरदेशी को ऐसे उठाया और उसकी धूल मैंने ऐसे झाड़ी। तो मैंने देखा एक और मेरा नाम और पता लिखा हुआ था, मेरे भी संस्कृत महाविद्यालय का, चित्राकोर का। तो अंतरदेशी पर दोनों ओर पते लिखे जाते थे, भेजने वाले का भी और पाने वाले का भी। फिर उस ओर मैंने देखा तो उस पर लिखा था विष्णु खरे। और विष्णु खरे और कौन अपार्टमेंट था यहाँ दिल्ली में ही, शायद मयूर विहार फेज या ऐसा कुछ था, विष्णु खरे जी का पता लिखा हो। तो विष्णु खरे जी का नाम मैंने केवल सुना था, तो मुझे लगा कि ये कोई मतलब ऐसी चीज, और मेरे नाम न मेरी कोई जान न पहचान। तो फिर मैंने वहीं उस अंतरदेशी को फाड़ा। विष्णु खरे जी की पूरी अंतरदेशी भरी हुई एक पत्र था, पद कुपद को ही लेकर। क्या बात। तो और उन्होंने ये लिखा कि मतलब मैं वो पत्र में खोजता हूँ, वो मिल नहीं रहा है दरअसल। हालांकि वो परिवेश पत्रिका में वो पत्र बाद में जस का तस छपा, जब परिवेश सम्मान मुझे दिया गया। खैर, तो विष्णु खरे जी ने ये लिखा था कि पत्र लिखने में मेरी जान पर आती है, लेकिन आपके इन पदों ने मुझसे पत्र लिखवा लिया। मैं आपको फ़ोन करना चाह रहा था, लेकिन पता चला आप कहीं सुदूर गांव में रहते हैं। तो पूरी अंतरदेशी भरी हुई थी। अब वो यूं हुआ, जो आपने कहा आलोचना में छपे पद, तो आलोचना में छपे। और मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आलोचना में न छपा होता तो क्या उतनी ही उसको हाथों हाथ लिया जाता जितना लिया गया? एक बात तो यह स्पष्ट हुई कि विष्णु खरे ने उसे पढ़ा और उसकी उन्होंने भूरी भूरी सराहना उस पत्र में की। तो अगर विष्णु खरे ने दिल्ली में, कुछ लोगों ने तो ये कहा उस समय के युवा कवियों ने, करे विष्णु खरे जैसा अंग्रेजी कविता पढ़ने वाला आदमी और पद कुपद पर आपको ऐसी चिट्ठी लिख रहा है, तो मैं खुद औचक में था। तो इसके माने वो पढ़ा जा रहा था। बाद में क्या हुआ कि आलोचना में जो छपने की बात है, नामवर सिंह संपादक, नामवर जी संपादक थे। मेरे पास उस समय संपादक परमानंद श्रीवास्तव जी थे, नामवर जी तो प्रधान संपादक जी, हाँ प्रधान संपादक। परमानंद जी का मेरे पास पत्र आया। उन्होंने कहा कि आलोचना का यह फांसीवाद विरोधी अंक निकाला जा रहा है। नामवर जी का कहना है कि इसमें सिर्फ आपकी कविताएं आलोचना की जाएंगी, तो आपकी कविताएं चाहिए। मैंने जो कुछ उस समय नए पदवद लिखे थे और 2-1 कविता और भारत घोड़े पर सवार है इत्यादि मैंने भेज दी। वो छपे, आलोचना में छपे। फिर क्या हुआ कि मेरे पास कबीर की 600वीं जयंती बनाई जा रही थी और वो बीएचयू और साहित्य एकेडमी के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में, बनारस में मेरे पास सहसा साहित्य एकेडमी का एक पत्र पहुंचा। तो मैं तो और भौचक रह गया। इन सब चीज़ों से मेरा कोई न जान पहचान थी, न कोई मेरा वास्ता नाता था। उसमें कबीर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, 3 दिनों की, देश विदेश के विद्वान थे। तो कबीर पर मुझे बोलना था
और मेरा जो विषय था कबीर के पाठ की परंपराएं, मतलब टेक्स्ट जो होता है। ठीक है। तो मुझे तो लगा भाई साहित्य अकादमी तो जैसे सबके सपने में होती होगी, मैं गांव में अपने रह रहा था, मेरा कोई कहीं से कोई वो नहीं था। तो खैर मैं गया उस कार्यक्रम में, कार्यक्रम हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा होगा, नामवर जी और काशीनाथ जी वगैरह अगली पंक्ति में बैठे हुए थे, सुखदेव सिंह अध्यक्षता कर रहे थे उस सत्र की, वो कबीर के विशेषज्ञ थे। जब ये सब हो गया तो नामवर जी बीच में उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं अष्टभुजा के विचारों से सहमत हूं कबीर को लेकर के। भरे सभागार में नामवर जी का पूरा संसार बनारस का, तालियां वगैरह ये जो भी हुई। फिर जब हम, अच्छा मेरी धृष्टता देखिए कि मैं नामवर जी को कौन नहीं पहचानता था, लेकिन मेरी कोई उनसे भेंट मुलाकात नहीं थी, पहली बात। तो मैंने जो भी आता था आदरणीय नामवर जी से अपना संबोधन शुरू करता था, मैंने नामवर जी का नाम ही नहीं लिया। जब ये सत्रांत हुआ, हम लोग आए तो नामवर जी ने मुझे, वो पान हमेशा उनके अगल बगल लोग, तो उन्होंने मुझे पान बढ़ाया खाने के लिए। तो मेरे मुंह से श्रीहर्ष का श्लोक निकल गया कि तांबूलद्वयमासनम चलबते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। नामवर जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कान्यकुब्ज तो नहीं हूं भाई। और उन्होंने ही मुझसे कहा कि यह चिट्ठी मैंने साहित्य अकादमी से भिजवाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं पद कुपद खोज रहा था, तो मैंने विष्णु खरे से पूछा कि आपके पास है? तो उन्होंने कहा मेरे पास है तो, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। तो नामवर जी ने, अरविंद त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा मुझे संदेश भिजवाया कि नामवर जी को आप पद कुपद भेजिए। अच्छा अष्टभुजा जी, इसमें पद तो समझ में आता है, कुपद क्या है? हमारी ओर बातचीत में कहते हैं, जब कोई अतार्किक बात करना चाहता है या जबरदस्ती बात करना चाहता है तो कहते हैं कि कुपद बतिया रहे हैं। मतलब अनरीजनेबल, अतार्किक बात या जबरदस्ती कोई बात अपनी बलात् जब थोपना चाहता है तो पद का वहां अर्थ होता है शायद सार्थक बात, समीचीन बात। और जब कुपद कोई कहता है कि कुपद बोल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो आदमी अपनी बात को थोपना चाहता है या कुछ उससे अलग कहना चाहता है। तो यानी इसमें आप कुछ बातें थोप रहे हैं या तार्किक हैं? यह बहस है, पद कुपद की बहस है कि क्या अभीष्ट है, क्या अनिष्ट है, किससे आप सहमत हैं, किससे आप असहमत हैं, किस चीज के साथ, जैसा कि आपका एक कार्यक्रम आप संगत कर रहे हैं और किस चीज से असंगत आप कर रहे हैं। अब संगत करने में तो देखिए, संगत में तो लोग कहते हैं, जो संगीतकार होते हैं तो कहते हैं ये तबले के साथ संगत कर रहे हैं, हारमोनियम के साथ संगत कर रहे हैं। एक संगत तो ये है, दूसरी संगत शायद सिख संप्रदाय में होती है, वो लोग जो सत्संग वगैरह करते हैं वो भी संगत का एक रूप है। तीसरी संगत ये है। और हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे, पुरनिया थे, वो बूढ़े थे, वो आते थे जब घर तो कहते थे कि भोजन कुभोजन विभोजन भला और संगत कुसंगत अकेले भला। तो यह जो है, ये जो, तो आप किसी चीज से संगत कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, या आप उसके प्रतिवाद में आप उससे असहमत हैं, या आप कोई दूसरा राग आलाप रहे हैं, तो इन अर्थों में आप उसे द्वंद्व के अर्थ में आप ले सकते हैं पद कुपद को। इसमें कुछ बड़े असहज करने वाले पद भी हैं या कुपद भी हैं, जैसा भी आप उसको कहें, या बहस है। मसलन पहला ही पद है, भज आलोचक भज आलोचक जी। उससे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिस कविता को वह न कटाक्षे वह कविता पद भ्रष्टा, वही ज्ञान है वही व्याकरण वही अनन्य कसौटा, उसके एक हाथ में चाकू दूजे में कजरौटा। जी। अंत में आप लिखते हैं कि अष्टभुजा तू चलता ही जा, बदलना अपनी चाल, दिल्ली है कविता का नैहर तो बस्ती ससुराल। जी।
आलोचकों से इतनी क्या नाराजगी? मुझे आलोचकों के तो मैं संपर्क में ही नहीं था, मैं रचनाकारों के ही हिंदी के संपर्क में नहीं था। लेकिन दो एक बातें ऐसी हुई, जैसे उसमें कसौटा लिखा है। हाँ, अनन्य कसौटा। अनन्य कसौटा, एकमात्र। हाँ, तो वास्तव में वो शब्द तो कसौटी है। हाँ, है ना, जिस पर वो कहते हैं कि सोने को रगड़ कर परखा जाता है, कसौटी उसको कहते हैं। तो अब कसौटी से कसौटा हो गया कविता में आने के लिए। यह भी आप मतलब देख सकते हैं कि शब्द का अपचालन हुआ है यहाँ एक प्रकार से। जिस कविता को वह न कटाक्षे, अब कटाक्ष करना को कटाक्षे हो गया है, ठीक है ना। तो ये प्रसंग ठीक होगा कि नहीं, लेकिन नामवर जी ने जब बोधिसत्व को भारत भूषण अग्रवाल सम्मान दिया था, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस कवि को डिठौना लगा रहा हूं। डिठौना, ठीक है। मतलब काजल का जो होता टीका होता उसको डिठौना लगा। तो ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी उनका वक्तव्य कि मतलब जो है आलोचक वो किसी को मतलब मुकुट पहना सकता है, मुकुट पहना के कवि बना सकता है, किसी को डिठौना लगा के कवि बना सकता है, किसी को अपनी सम्मतियों से ऊपर नीचे कर सकता है। उस समय शायद मेरे युवा मन में ये कुछ बातें रही होंगी, तो ये नाराज, क्योंकि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था तब तक, तो आलोचकों से नाराज होने का या उन्हें खुश करने का दोनों मेरे पास कोई कारण नहीं था। ये तो समझ में आया अष्टभुजा जी, लेकिन दिल्ली है कविता का नैहर, नैहर तो बस्ती ससुराल, ये क्या इसलिए कि दिल्ली से सारी कविताएं आ रही थी? जी, मैं सुनता था, जानता तो कुछ नहीं था। हाँ, कि मतलब बड़े बड़े कवि या जो है मतलब कविता या बल्कि साहित्य ही कहा जाए, उसका सारा उत्पादन लगता था, सारी पत्रिकाएं, सारे संग्रह, सारे रचनाकार सुनाई देता था कि दिल्ली से ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था क्या दिल्ली ही साहित्य की जन्मभूमि है? साहित्य की जो बूझ बीज भूमि है वो क्या दिल्ली जैसे खरुश शहर में संवेदना के लिए यहाँ कोई जगह है? और अगर दिल्ली ही जन्मभूमि है तो कविता का पल्लवन, वास्तव में कविता की जड़ें तो लोकोन्मुखी हैं, जमीन से फूटती हैं, अपनी धरती से आती हैं। तो सीमेंटेड दिल्ली से पूरी तरह से, अब दिल्ली में जो अपार्टमेंट हैं उनके नाम शिवालिक रख दिए जाएं, या आप रख दीजिए जो है वो वहाँ विंध्याचल रख दीजिए यार, तो इससे अब आप जैसे कि पहाड़ों को ही उठा के ला के उस पर आप बस रहे हैं यहाँ। तो यही एक तरह से मतलब पूरी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेना या अपने रहन सहन के, और उसका दुष्परिणाम आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो मुझे ये लगता था कि जो इतनी ठूंठ जगह होगी, इतनी अनुर्वर जगह होगी, और पता चला कि साहित्य का सारा संपादन, सारा उत्पादन, सारा उसका क्रिएशन दिल्ली से ही हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे गांव में रहते रहते कहीं मेरे भीतर अमर्ष पैदा कर रही थी। तो वो तो कोई ना कोई केंद्र तो बनता ही है ना अष्टभुजा जी? ऐसा है, देखिए, जो साहित्य की परंपरा रही है और साहित्य के आलोचकों ने या काव्य शास्त्रियों ने पहले भी जो अपने प्रतिमान गढ़े हैं काव्य शास्त्री, उसमें तो उन्होंने कविता के जो दोष है उसमें ग्राम्यत्व दोष डाला है। यानी कि अगर किसी कविता में उनको तो भदेश समझा जाता है, देहाती समझा जाता है, एक मतलब जो निसर्ग संवेदना है उसको, उस कविता को जो ग्रामोपज कविता है या वहाँ से निकल रही है, उसको ग्राम्यत्व दोष के अंतर्गत डाल दिया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जो हमारी नागरिक कविता है, अर्बन पोएट्री आप जिसे कह सकते हैं, वही सच्ची कविता है। तो ऐसा करके उस मूलभूत संवेदना को जैसे किनारे लगाने की, हाशिए पर डाल देने की भी चेष्टाएं की जाती हैं जानबूझ करके।
तो जो आप कह रहे हैं केंद्र रहे हैं, वास्तव में कविता का विकेंद्रीकरण अब हुआ है। यह तो एक सत्तावादी अभिमत है कि किसी चीज के कुछ केंद्र बना दिए जाए, तो या तो वहां साहित्य की सत्ताएं स्थापित होती रही हैं। इन सब का विकिरण, इन सब का विकेंद्रीकरण अब जाके हुआ। लेकिन अब भी मैं ये देखता हूं लोगों के भीतर कि ये इस शहर के कवि हैं, ये उस महानगर के कवि हैं। नगरी कविता, कस्बाई तक तो बात आती है, लेकिन ग्राम या गांव की बातें ही नहीं होती अब भी। और मैं 60 साल तक अपने जीवन के जन्म से लेकर के गांव में रहा हूं। मैं कविता कैसी करता हूं या नहीं करता हूं, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न ये है कि आप कविता को छिन्नमूल कर देना चाहते हैं। क्या इसके पीछे एक कारण अष्टभुजा जी ये है कि जो व्यक्ति या जो कवि गांव से शहरों की तरफ आए, उन्होंने शहरों में आकर आलोचकों के या फिर जो सत्ता के दरबार हैं उनमें हाजिरी लगाने के लिए अपनी कविता को अर्बन बना दिया, अपनी कविता में गाँव को भुला दिया और उनके हिसाब से कविताएं लिखने लगे। जो शहर में आ जाएगा उसका वातावरण शहर का होगा, उसका रहन सहन, संस्कृति, साधन संसाधन, वो सारे नागरिक संसाधन होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पहले भी रचनाकार रहे हैं और उसके समानांतर आलोचक रहे हैं। लेकिन मैं आलोचना की सत्ता को साहित्य में एक अलग और बड़ी मजबूत सत्ता मानता हूं। रचनाकार की अलग सत्ता है, तो इसके लिए तो भावत्री प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा का विभाजन किया गया है। तो इसका यह मतलब नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न यहां भी जाकर के पहुंचता है कि अगर रचना आलोचना के बार बार चरण पकड़ने जाती है, तो किसी दिन आलोचना अपने चरण ही रचना के सिर पर रख देती है। तो यह जो स्थिति पैदा होती है, आप किसी रचना, कोई रचनाकार आपकी रचनाओं का अनुशीलन करके अपनी पसंद के अनुसार, अपनी अभिरुचियों के अनुसार, वो आपके गुण दोष पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें कर सकता है। लेकिन आज तो आलोचना न के बराबर है। और एक समय ऐसा रहा है, बल्कि ऐसा आ गया कि जब रचनाकार ही आलोचना लिख रहे हैं। ठीक है। जबकि मैं दोनों की पृथक सत्ताएं मानता हूं। और आलोचक या सच्ची आलोचना रचना के गुणधर्म को, उसकी खूबियों को, खामियों को वो बहुत तटस्थ ढंग से सामने लाती है, अपने विवेक के द्वारा, एक आलोचनात्मक विवेक के द्वारा सामने लाती है। आपने ग्राम्यत्व दोष की बात कही कि ऐसा कहा गया कि ग्राम्यत्व दोष होता है। क्या अष्टभुजा शुक्ल उसी दोष को चुनौती देते हुए अपनी कविताएं लिखते हैं? क्योंकि जहाँ ग्राम्यता आती है, पहली बात तो बहुत कम कवियों या बहुत कम लेखकों में अब ग्राम्यता बची है, वहाँ से उपजे हुए शब्द बचे हैं, लेकिन जहाँ कहीं आ जाते हैं बहुत अपील करते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सही बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 70% जनता गाँव में रहती है। यह भी एक अवधारणा है। लेकिन अब गाँव तो गाँव रहे ही नहीं, ग्लोबल गांव बन गए। अब ग्लोबल विलेज बन गया है। तो यह जो वैश्विक ग्राम की अवधारणा आई है, इसने पहला काम यही किया है कि वो गांव की सारी संस्कृति को, उसकी परंपरा को, उसकी सहृदयता को, सारी चीज़ों को उसने निगल लिया है। तो हमें एक बहुत ही लुभावना प्रत्यय दिया गया कि ये वैश्विक ग्राम है, ग्लोबल विलेज। और उस ग्लोबलाइजेशन की, या जो वैश्वीकरण हुआ है, उसने सब कुछ धीरे धीरे कैसे निगल लिया है, हमारी संवेदनाओं को, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये एक बहस का विषय है, बड़े बहस का विषय है। मेरा सवाल ये था कि क्या अष्टभुजा शुक्ल उस ग्राम्यता दोष की जो आपने बात की उसको चुनौती देते हुए लिखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के संपर्क में आप नहीं आए होंगे, कहीं न कहीं अवचेतन में जरूर ही वह बात है। और जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली है कविता का नैयर, तो ये आपने कहा अपने पद में। हाँ, आपने उद्धृत किया। तो मतलब वो कहीं न कहीं बात अवचेतन में होगी, क्योंकि गांव की हवा मेरे सांस सांस में है, गांव का पानी मेरी रगों में है, मेरे रक्त में है, गांव की मिट्टी में मैं पला बढ़ा हूँ,
उसमें अभी तक मैंने जीवन जिया है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा भी कहीं अवचेतन में हो सकता है। अच्छा, जब आप ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलियों का प्रयोग, बोली का प्रयोग करते हैं, लोक भाषा का प्रयोग करते हैं जी, क्या वहाँ पर गाली का आना, अभद्र शब्दों का आना, जी, क्या ये आपकी पदों में, कविताओं में सायास होता है या फिर अनायास होता है? सायास नहीं होता है, बिल्कुल सायास नहीं होता, अनायास ही होता है। और गालियां भी गांव में अगर दी जाती हैं तो गालियां गालियों के अर्थ में नहीं दी जाती हैं। वह एक आदतन भाषा में शामिल हैं, गालियां मुहावरों के रूप में शामिल हैं, वो अपने आप सहज बोलचाल के प्रवाह के बीच आती हैं। कि आपका ये पद है, मैं उस शब्द का प्रयोग तो यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। सड़ी हुई मछली बन जाती क्यों सज्ञानी बेटी, फिर वो गाली है, जवान हुए निर्लज्ज मांगते गड्डी, पीकर खून पेट भर फिर चूसना चाहते हड्डी। हाँ, अब यहाँ पर एक जो शब्द आया है जी, क्या वो शब्द बचाया नहीं जा सकता था? बचाया जा सकता था। अब मुझे लगता है कि उस शब्द से बचना चाहिए था, क्योंकि मेरे आप अगर स्वभाव के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं गाली को ही बहुत खराब मानता हूं। क्योंकि कोई भी गाली दी जाती इस पुरुष सत्तात्मक समाज में तो गाली अंततः स्त्री को ही वेधित करती है या संबोधित होती है। इस नाते किसी भी तरह की गाली, चाहे वो पुरुष को दी जाए, स्त्री को दी जाए, वो हमेशा स्त्री की ही अवमानना करती है। इस नाते जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि इससे बचना चाहिए था। मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछता, लेकिन आप उसका उत्तर दे चुके हैं, क्योंकि इसी पद से पहले एक पद है, और नहीं अब सहने वाली। जी, उस पद में आप बाकायदा कहते हैं, मंच उन्हें नेपथ्य हमें, ये नाटक नहीं चलेगा, इस अभिनय के मूक दर्शकों सबका दुर्ग जलेगा। जी, पहले हटें विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे, अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। जी, ये तर्जनी दिखाना क्या अष्टभुजा शुक्ल की आदत है? तर्जनी दिखाना एक अवज्ञा, एक अस्वीकार है। क्योंकि पदों में कई जगह ऐसा दिखा कि आप एक, जिसको बोलते हैं ना कि मैं हूं ऐसा तो हूं, क्या करेंगे, जिसमें आप खुद को चांडाल तक बताते हैं। जी, जी, आप ये जानिए कि जब महाभारत लिख रहे थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं, ऐसा कह रहा हूं। तो यह जो तर्जनी उठाना है, एक बात तो प्रश्नांकित करना है, दूसरी बात लोगों को आगाह करना भी, ये एक संकेत है तर्जनी। हाँ। तो आप कह सकते हैं, अगर आप उसका अर्थापन इस रूप में करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक पद में आप ये बोलते हैं कि अष्टभुजा भी एक हटी है, कीर्तिमान सब तोड़ेगा, अब अपने को अपने से निपटाए बिन न छोड़ेगा। ये आत्मालोचन है, एक गहरा आत्मालोचन है कि मतलब जो है, अगर मैं भी कहीं कुछ गड़बड़ हूँ, मेरे भीतर भी कहीं वो सींगे हैं, वो नख दंत हैं, लोगों को अनायास जो चुभने वाले हो सकते हैं, तो मैं उसका बार बार आत्मालोचन के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका कहा जाता है जो कि थोड़ा द्विअर्थी भाव लिए हुए हैं। जैसे कि आज कसूंगा तार पुराने। एक बहुत पुरानी रखी हुई बीड़ा पड़ी हुई है, उसके सारे तार ढीले हो चुके हैं, उसमें मूस की लेड़ियाँ हैं, मतलब एक प्रकार से वो जैसे तिरस्कृत या बहुत दिनों से जीवन कहीं रखा हुआ है। तो उस जीवन की नए सिरे से जो तैयारी होनी है, तो उस तैयारी के बीच जो मानसिक उद्वेलन है, क्या क्या किया जा सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, किस आरोह अवरोह में आपका मन चल रहा है, किस यति गति विराम में सांगीतिक चल रहा है, बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक वाद्य यंत्र की तैयारी को लेकर के जो एक मानसिक दशा हो सकती है किसी संगीतकार की, उसके बजाय या अपनी ही, उसके बजाय
कोई और प्रकार का अर्थ इससे निकाला जा रहा होगा तो ये उसकी कोई अतिरिक्त मेधा हो सकती है और मुझ तक पहुंचाया जाए उसे तो मैं फिर उसके बारे में जो भी कहना होगा मैं कहूँगा। ये इसलिए भी आया क्योंकि अष्टभुजा शुक्ल जी के यहाँ आलोचक कहते हैं कि व्यंजनाएं ज़्यादा बोलती हैं, अभिधा में बात कम होती है। मुझे तो अभिधाओं का ही कवि प्रायः माना जाता है और इस नाते मेरा नामोल्लेख तक नहीं किया जाता, जो कविता की मतलब हमारे समय की परंपरा है। आप देखेंगे, आपने अगर किसी को उद्धृत करते हुए पढ़ा हो तो मुझे बताइए मेरा नाम। लेकिन अभिधा भी व्यंजनावृत्ति उसमें होती है। अभिधा कोई इतना सरल काव्य नहीं है। हाँ। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे कठिन सरल होना है। बल्कि मैंने ही शायद ये पंक्ति कहीं किसी रिद्म में लिखी होगी, किसको लिखते हुए नहीं ध्यान में आ रहा है। तो कोई बात अभिधा में बात अगर वो व्यंजना के दूरगामी वृत्त तक प्रक्षेप तक जाती है तो ये तो उन पाठकों की सहृदयता है कि वो अभिधा को भी अभिधा मूलक व्यंजना के रूप में परिणत करके कविताओं। एक और उदाहरण देता हूँ, चैत के बादल। जी। मुँह अनहारे सन्न मारे, गांव में माया पसारे। जी। कहाँ से उपरा गए भड़ुए अघी ये चैत के बादल। जी। ये उसकी शुरुआत है। जी। अब इसका एक अर्थ ये निकलता है कि आप ये दूसरे कवियों को कह रहे हैं कि कहाँ से उपरा गए भड़ुए अघी ये चैत के बादल। कविता ये सीधे सीधे शीर्षक में बादल है, तो जाहिर सी बात है कि ये बादल का एक प्रकार है, एक ऋतु विशेष का बादल है, एक ऋतु माह का बादल है। भारतीय जीवन दर्शन और मान्यताओं के अनुसार चैत के बादल। बादलों पर हमारी परंपरा में या दूसरी भाषाओं में भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। संस्कृत में पर्जन्य कहा गया बादलों को, और ये भी कहा गया कि पर्जन्यादन्न संभव, क्योंकि पर्जन्य से ही अन्न संभव होता है, फसल होती है, खेती होती है। तो बादल तो जो है वो धरती के लोगों का जीवन दाता रहा है। जो ये उत्तप्त धरती ये ग्रीष्म ऋतु से उबर करके जब वो आती है आषाढ़ में, और मतलब तो ये जो चैत के बादल हैं ये थोड़े टिपिकल बादल हैं, क्योंकि जो हमारी परंपरा में बादल पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। ज़्यादातर सावन के बादल, भादों के बादल, आषाढ़ के बादल पर बात होती है, चैत के बादल पर बात नहीं होती है। बादल पर आप देखिए, मेघदूतम कालिदास का पूरा खंड काव्य और विरह काव्य के रूप में जाना जाता, मूल रूप से श्रृंगार काव्य के रूप में। लेकिन बादलों के बारे में कालिदास क्या कहते हैं, जिसे कि विरह काव्य या प्रेम काव्य माना गया है मेघदूतम को। वो कहते हैं, त्वय्या यत्तम कृषि फलमिति भ्रू विलासान विज्ञई प्रीति स्निग्धैर जनपद बधू लोचनई पीयमाना। हे मेघ, त्वय्या यत्तम कृषि फलमिति, ये जो खेती का फल है ये तुम्हारे ही अधीन है। भ्रू विलासान विज्ञई प्रीति स्निग्धैर जनपद बधू, जो जनपदों की किसानों की बहुएं हैं वो तुम्हारी ओर टकटकी लगाए बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। तो कालिदास तो बादल को किन किन रूपों में आयत्त करते हैं, पूरा भूगोल पूरे देश का मेघदूत में बिखरा पड़ा है, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें, तुलसीदास ने बाकायदा घन घमंड नव गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, और तुलसीदास तो ऐसे संदर्भ में कहते हैं, आपको चूंकि आपने प्रसंग उठा दिया है मैं कह ही दूं इस समय, कि तुलसीदास को कहा जाता है कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के पात्र की सृष्टि की है राम के। तुलसीदास स्वयं बहुत मर्यादित कवि हैं। भारतीय परिवारों में कहीं भी आप देख लीजिए, हिंदी सिनेमा में अब जाकर के ये बातें शामिल हुई हैं,
कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से अपना प्रेम निवेदन करता हो। यह तुलसीदास के यहां मौजूद है। वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, प्रिया प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ये तो भारतीय परिवारों में तो कोई बड़ा भाई अपनी प्रिया की वेदना को, उसके विरह को अपने छोटे भाई से कहता हो, ये तो नहीं देखा गया है। तो ये दामिन दमक रही घन माही। फिर तुलसीदास एक अपनी सूक्ति लगा देते हैं, खल की प्रीत यथा थिर नाई। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बादल जो हैं वो जिस तरह से उद्दाम आवेग हमारे भीतर पैदा करते हैं। उसके बाद अगर आप आए तो जायसी के यहाँ मिलते हैं बादलों का, जायसी के यहाँ बादल हैं। फिर आप आ जाए निराला जी के यहाँ बादल राग जैसी कविताएं हैं। कितने उसके अनेक आयाम हैं। नागार्जुन की कविता करके बादल को गिरते देखा है। वो तिक्त मधुर बिस्तंत खोजते हंसों को मान सरोवर के। तो ये मतलब बादल एक ऐसा उपादान है कविता के लिए, प्रकृति का ऐसा वो मतलब चिर स्रोत है कि जिसको लेकर के कोई कवि रह ही नहीं सकता कविता न लिखे। अच्छा, जब आप बादलों पर, माफ़ी चाहूँगा बीच में टोक रहा हूँ, आप जब बादलों पर, ये चैत के बादल पर लिख रहे थे, बहुत शानदार कविता सुनाते हैं तो मतलब जितने लोग हैं वो तो झूम उठते हैं उस कविता को सुनने के बाद। मैं सुनूंगा भी अंत में ये कविता आपसे, लेकिन उसमें एक शब्द का जो प्रयोग हुआ है भणुए, क्या ये ज़रूरी था? बिल्कुल जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि चैत के बादल एक किसान के लिए अनिश्चित हैं। वो किसान के सारे श्रमोत्पादन को उसकी खलिहान में या जहां भी कहिए या खेतों में पकी हुई फसल को बर्बाद करने वाले। कोई और शब्द नहीं हो सकता था, लेकिन यह है बोलचाल का शब्द। किसी की जब हम भर्त्सना करना चाहते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोघी शब्द आया उसमें। हाँ। मोघी तो सीधे संस्कृत का शब्द है। मोघी का अर्थ होता है, आप जानते हैं, मोघी का अर्थ होता है कि जिसकी बात पर भरोसा न किया जाए, जो निष्फल हो, मतलब बार बार चूक जाने वाला। अवधि में बोला जाए बड़ा मोघी आदमी। हाँ हाँ। और आप देखें अमोघ अस्त्र का प्रयोग होता रहा। अचू अमोघ शब्द है। तो मोघी बोली में भी है और मोघी संस्कृत से आता है। आप उसमें देखेंगे उखमजी बादल। ये उखमज क्या है? उखमज बोली में प्रयुक्त होता है अवधि में, लेकिन ये जो ऊष्मज कहा जाता, अंडज पिंडज ऊष्मज, ये जो मतलब जीव जंतु होते हैं उष्मा से उत्पन्न, जैसे गर्मी में मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, गोबर में बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। उनको उखमज कह दिया गया, ऊष्मज कह दिया गया है। बोली में प्रयुक्त होते हैं अगर किसी की भर्त्सना करनी पड़ती है तो सारे शब्द आते हैं। वो हमारी परंपराओं से आते हैं, हमारी बोलियों से आते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन से आते हैं, हमारी जमीन से आते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठ रहा है मेरे जहन में कि आप संस्कृत के अध्यापक रहे अष्टभुजा जी, लेकिन आपकी कविताओं को पढ़ते हुए, आपके पदों को गाते हुए, पढ़ते हुए, कहीं ये लगता नहीं है कि संस्कृत शब्दावली से वो कविताएं आक्रांत हैं। आपने ये संतुलन कैसे साधा? मैंने आपसे कहा कि मेरी नागरिकता पूरी तरह से गांव की रही है। गांव की बोली, गांव की जुबान, गांव की भाषा, एक और तो हुआ। और हमारा जो गांव है वो अवधी और भोजपुरी के संधि स्थल पर है। मतलब ना वो ठीक ठीक भोजपुरी है, ना ठीक ठीक अवधी है। एक मिली जुली संक्रमित बोली आप कह सकते हैं। दोनों बोलियों के शब्द आपके पास आ जाते हैं। जी। तो वो हमारी थाती है, वो हमारी मातृभाषा है। संस्कृत हमने एक तो संस्कारों से परंपरा भी सीखा और वो हमारे अध्ययन अध्यापन में भी शामिल रही। तो आक्रांत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, मतलब उसके बिंब आ सकते हैं, संस्कृत के शेड्स आ सकते हैं, उसकी अंतर वस्तु कहीं कहीं आपको झलक सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती। क्या यही वजह है जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंधों में संस्कृत के श्लोक कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेंगे? जी, हो सकता है कि इसकी क्षतिपूर्ति या इसका कोई दूसरा प्रारूप जाकर के वहां प्रक्षिप्त होता हो, यह संभव है।
क्योंकि ये बार बार आपके निबंध हम पढ़ें तो उसमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं संस्कृत का श्लोक, फिर उसको आप खोलते चले जाते हैं। जी जी। तो वो लगता है कि जो शायद आप कविता में नहीं कह पाए वो शायद आप निबंधों में कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस तरह से हम संस्कृत से वंचित भी नहीं होना चाहते, क्योंकि हमने देखा है जो हिंदी का बौद्धिक जगत प्राय रहा है पिछले दिनों, वो तमाम भारतीयेतर भाषाओं के तमाम विचारकों को उनके साहित्य को बड़े ही उत्साह के साथ उद्धृत करता रहा है, जैसे कि अपने यहाँ इस विचारशीलता की कोई परंपरा ही नहीं है। अक्सर एक उधारू दृष्टि, एक उधारू विचार की तरह बातें रखी जाती रही हैं और मैं सतत इससे असहमत रहा हूं। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ श्लोक वाली बात, ये पानीपत पटकथा में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, उसमें भी है। और जो मेरा पहला संग्रह है मिठौआ, उसमें भी आपको यत्र तत्र वो दिखाई दे। चूंकि मिठौआ की बात हुई है, मैं मिठौआ पर आता हूँ। और ये आपका जो कविता संग्रह है, इसी हवा में अपनी भी 2-4 सांस है, राजकमल प्रकाशन से। इसमें एक कविता है चंद्रबली सिंह के लिए, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें एक पंक्ति आती है कि गद्य से बने आदमी को कविता में ढाल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संवेदनशील आदमी के साथ चलना। जी। गद्य से बने आदमी को कविता में ढाल पाना उतना ही मुश्किल है। मिठौआ आता है पहले जी, उसके बाद आती हैं कविताएं। जी। कैसे ढाल पाए खुद को? अभी मेरे लिए कविता को ढाल पाना या कविता को ढल पाना उतना ही दुष्कर है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि कविता को मैं बहुत बड़ा प्रत्यय मानता हूँ और उसके सम्मुख मतलब इतनी भाषाओं में दुनिया की संसार का इतना पुराना इतिहास कविता का है, उसमें मैं कुछ अलग से कर पाता हूँ या थोड़ा बहुत जो जैसे नागार्जुन के शब्द उधार लिए जाएं कि आभा है उसमें, तो मैं उसमें कहीं कुछ कर पाता हूं कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, हाँ, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें। तो वो मेरी तो उतनी भी मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा संसार काव्य संसार है। तो कविता में ढाल पाना या ढल पाना अब भी मेरे लिए उतना ही दुष्कर मालूम। इसीलिए आप कहते हैं कि अष्टभुजा पद क्यों करते हो, कविता करना सीखो। यह एक तंज भी है एक प्रकार का, क्योंकि उस समय जो प्रचलित कविता का ढर्रा था, जो मुहावरा था, जिस तरह से कविता करने की सीख या निर्देश दिए जा रहे थे, तो और जो है मतलब छंदों का तिरस्कार या बहिष्कार किया जा रहा था और जिस कविता का आग्रह हो रहा था, तो उसे मैं दुराग्रह की तरह देख रहा था उस तरह को। तो यह पंक्ति शायद आई होगी। और ऐसे दुराग्रह की तरह देखा अष्टभुजा जी कि भारत घोड़े पर सवार जब लिखी तो बवेला एकदम मच गया। हाँ, वो कविता भी कहीं न कहीं अपनी लयात्मकता के नाते और निश्चित रूप से वो कविता हिंदी संसार के प्रेमियों की ऋणी है। उस कविता के तो पोस्टर्स बनाए गए, बहुत ज़्यादा मंचन हुआ, बहुत विरोध भी हुआ उस कविता का। उस कविता पर लोगों ने 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए पूरे देश भर में। और विरोध तो यहाँ तक हुआ कि जब वो कविता छपी तो उसमें बिहार में माननीय लालू जी की सरकार थी, उनके एक महामंत्री उस पार्टी के हुआ करते थे, डॉक्टर राधाकृष्ण सिंह। उन्होंने बाकायदा अखबारों में, मीडिया में एक वो जारी किया कि मतलब अष्टभुजा शुक्ल ने गरीबों के मसीहा का अपमान किया है और उनके खिलाफ जो है न्यायालय में जाया जाएगा। तो अखबारों में वो खबरें, मतलब आप समझिए पटना से लेकर के और कश्मीर तक के अखबारों में उस समय वो खबरें छपी थी। अब लोग कविता लिखते हैं, कहते हैं हम प्रतिरोध कर रहे हैं, और यह तब की बात है। तो बिल्कुल आप ठीक जगह आपने उंगली रखी है कि मतलब वो कविता बहुत हिंदी के पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कविता है ही नहीं। लेकिन उस मुद्दे पर हमारे समय के अनेक रचनाकार साथियों ने उस कविता का समर्थन भी डट कर समर्थन किया।
नंद किशोर नवल जी बड़े आलोचक रहे, उन्होंने कहा था कि मतलब ये नाम लेकर के नहीं कुछ ऐसा था, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ थे। मदन कश्यप ने जो मतलब ये जो मुझे उस समय याद आ रहा उस समय का दृश्य, ये लोग डट कर हमारे साथ खड़े थे इस कविता के। एक और कविता है आपकी, किसी पिता का स्वगत जी। उसमें मैं उस बिंब पे आ रहा हूँ। रेज़ा रेज़ा होने से पहले बाप का दिल हुआ खजूर की पत्तियों जैसा, फिर हुआ कपड़ा साफ करने वाले ब्रश जैसा, और फिर हुआ जूता पॉलिश करने वाला ब्रश जैसा, जैसा कि उसे हो ही जाना चाहिए था। जी। इसमें जो दूसरी पंक्ति है, बाप का दिल हुआ खजूर की पत्तियों जैसा, खजूर की पत्तियों जैसा क्यों? मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी कविताओं के ऐसे स्थलों पर भी आपकी निगाह गई जहाँ बहुधा लोगों की नहीं जाती है। ये जो हमारे भारतीय समाज में जो बेटियों के बाप होते हैं और जो अरेंज मैरिज होते हैं, मतलब जो परंपरागत विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं, और उसमें बेटी के पिता को जितनी अवमाननाओं के साथ देखा जाता, अभी पूर्वांचल में परंपरा बड़े बुरे रूप में विद्यमान है। तो उसमें जो एक पिता का जो हृदय होता है वो कभी कभी इतना चुभता है, उस हृदय में बहुत सारी बातें चुभती है, वो कंटकित हो जाता है जिसे आप कहते हैं। तो वो खजूर की पत्तियों जैसा, खजूर की पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं, आपने गौर किया होगा। फिर वो अपने से ही कहीं भीतर समझौता करता होगा, अपनी उस असहमति को, अपने उस खरोंच को वो फिर कहीं भीतर भीतर अनुशासित करता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी दूसरे के यहाँ कर दी है उसकी सलामती के लिए। तो फिर हो गया वो जूता करने वाले पालिश जैसा। तो फिर वो मुलायम करता किसी तरह से अपने उस कड़े दिल को, अपने उस रूखे दिल को, यानी क्रमशः जो है उसके भीतर जो बदलाव आते हैं एक प्रकार के, अपनी बेटी की हित चिंता को लेकर के, एक पराये घर में गई हुई बेटी की कामनाओं को लेकर के, तो ये कई बिंब बलते चले गए होंगे उस तरह के। एक और कविता है, वे चंद्रशेखरियाँ किशोरियाँ। जी, इसके बारे में बताइए, ये चंद्रशेखरियाँ किशोरियाँ क्या है? ऐसा होता है, अभी होगा। और इसका नाम चंद्रशेखरियाँ किशोरियाँ क्यों? इसलिए कि जब गाजे बाजे के साथ किसी दूल्हे की बारात जाती है तो उस बारात को सुसज्जित करने के लिए बहुत सारे प्रकाश के प्रबंध किए जाते हैं, जगमग जगमग। तो वो जो प्रकाश की तमाम झालरें होती हैं, लाइट, फोकस, बहुत सारी चीज़ें, उनको ढोने वाले कुछ लोग होते हैं, अपने सिरों पर लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ ये चंद्रशेखर कहा जाता है जिसके शीर्ष पर चंद्रमा हो। तो वो जैसे मतलब अपने अपने सिरों पर चंद्रमा ढोती हैं वो किशोरियां, लड़कियां, तो उनको यह शब्द एक प्रकार से गढ़ा गया, वे चंद्रशेखरियां किशोरियां। और जो किशोरियां जो है वो एक लाइन में अनेक प्रकार के प्रकाश वृत्त को, प्रकाश दंड को लेकर के वो चलती हैं, ढोती हैं, और उसका केवल वो अपनी मजदूरी पाने के लिए, उसके बदले जो श्रम करती हैं पेट के लिए, अपनी भूख के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वो बिंब। और विष्णु खरे जी ने तो एक बार कहा था कि आपने तो मेरे मुंह की कविता छीन ली, मैं इस पर कविता लिखना चाह रहा था। खैर वो भी मुझे अतिरिक्त स्नेह करते थे विष्णु जी, जाने क्यों, खैर उन चीज़ों को दोहराना जरूरी नहीं है। बस्ती अतीत से वर्तमान तक, कैसे इसकी योजना बनी? बहुत ही दिलचस्प किताब है, आपके संपादन में है, और बस्ती के बारे में किसी को जानना हो तो इस किताब से वो जान सकता है। एक तो ये कि जनपदीयता के प्रति लगाव, जनपद गण, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, भारतीय जीवन शैली या जो समाज रहा है, जो सामुदायिकता रही है। बाद में त्रिलोचन जी ने तो कहा कि उस जनपद का कवि हूँ। तो ये जो जनपदीय रागात्मकता है, एक तो यह मैं बस्ती में जन्मा और बस्ती में ही रह गया,
उसको लेकर के एक किताब की कल्पना आई। एक प्रकाशक महोदय बार बार मेरे घर कम से कम 10 बार आए होंगे कि आप इसका संपादन कर दीजिए। मैंने कहा आप किसी से करा लीजिए, ये सब काम मुझे क्यों दीजिएगा, मुझे इसमें फंसना मंजूर नहीं है। लेकिन अब वो खैर वो अपने व्यावसायिक कारणों से जैसे भी, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलिए, मैंने हामी भर ली उनके बार बार आग्रह पर। फिर मैंने सोचा कि अगर केवल बस्ती के लेखन पर, उसके इतिहास पर या कविता वविता पर ही मैं केवल ये किताब केंद्रित करूं तो बहुत सीमित सी हो जाएगी। हालांकि बस्ती जनपद का साहित्यिक इतिहास भी बहुत बृहद है। बस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, पुराने आचार्यों में आचार्य लच्छीराम हुए, बलराम मिश्र द्विजेश पुरानी परंपरा के कवियों में हुए, महाकवि रंगपाल जैसा शास्त्रीय फागों का रचयिता हुआ। तो बावजूद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसा कवि, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसा व्यक्ति, लक्ष्मी नारायण लाल नाटककार जैसा, ये सब बस्ती की उपज है। वर्तमान में आप देखिए युवा कहानीकारों में अल्पना मिश्र हैं, हमारी बस्ती की धरती की, बहुत सारे लोग। खैर, तो मैंने ये सोचा कि अगर केवल साहित्य पर ही मैं बस्ती को लेकर के केंद्रित हो जाऊं तो एक बहुत एकायामी बात होगी। तो मेरे मन में आया कि बस्ती के भूगोल को लेकर के, बस्ती की नदियों को लेकर के, उसके पुरातात्विक विवेचन को लेकर के, स्वाधीनता संग्राम में बस्ती के योगदान को लेकर के, तो बस्ती के लोक तत्वों को लेकर के, तो इस तरह से। और ये कोरोना काल था, आपको ये जानना चाहिए, बहुत दुर्घट समय था। और उसमें मुझे उसी फोन पर टाइप करना या सामग्री वो भेजते थे, फिर वो ले जा करके वहाँ से निकलवाना होता था किसी साइबर कैफे से, फिर उनको मैं करता था। काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी इसकी। लेकिन वो किताब बहुत अच्छी बनकर आई है। हाँ, उस किताब के पीछे मैं सींच गया। हालांकि प्रकाशक जो है वो निहायत ही ठस आदमी, तो खैर उसका रोना क्या। त्रिलोचन की बात हुई, त्रिलोचन जी की, और मैं उस जनपद का कवि हूँ, वो तो कहते हैं जी, आप कभी नहीं कहते। कहने की ज़रूरत ही नहीं मुझे है, क्योंकि मेरा जो कुछ भी उल्टा सीधा रचना वृत्त है उसमें मेरी अपनी जनपदीयता बोलती है। मेरी रचनात्मकता में ही आपने एक सवाल और उठाया था इसी के समानांतर कि जब मैं गद्य लिखता हूँ, चूँकि बातें जुड़ जा रही, इस नाते उसको पूरी कर दे रहा हूँ कि मैंने एक ललित निबंध लिखा, वो छपा वागर्थ में, सूरज डूब गया, उसका ये शीर्षक, पानी पर पटकथा में हुआ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस निबंध को पढ़ करके। पद्मा सचदेव जी ने मुझे फोन किया, उन्होंने पूछा मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, क्या आप अष्टभुजा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या आप लिखते हैं? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैंने आपका एक निबंध पढ़ा और मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैंने चित्रा मुदगल को फ़ोन किया। मैंने कहा तुम क्या पढ़ रही हो इस बीच? तो उसने बताया, तो मैंने कहा एक अष्टभुजा शुक्ल हैं कोई, उनके निबंध पढ़ो, सूरज डूब गया। खैर वो और किसी से, फिर चित्रा मुदगल जी ने भी मुझे फ़ोन किया, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं था इसके पहले। मुझे खुद फिर एक खुशफहमी सी होने लगी कि हो सकता है कुछ लिखा ही जा रहा हो, उसमें कुछ अच्छा ही हो। तो ये जनपदीयता को अलग से मतलब कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। वो मुझे लगता है कि मैं जिस रूप में भी मेरे शब्दों में, मेरी रचनाशीलता में आती होगी, तो उसके जरिए आप हमारे भूगोल को, हमारी मिट्टी को, हमारी ज़मीन को और उसकी लोकेशड़ा को आप देख सकते हैं। अष्टभुजा जी, आपको लगता है कि त्रिलोचन की अमोला पर उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, और इसी वजह से आपने उस पर काम किया है? ये बिल्कुल सही है। त्रिलोचन जी के अमोला पर बात कम हुई
वह अचर्चित रहा एक प्रकार से वह संग्रह। उसके कारण है, एक तो खांटी अवधी में है, अवधी बोली में, और मैंने तो कहा जो त्रिलोचन जी की अमोला में अवधी है वो अवधी की नानी है, ये मैंने भूमिका में लिखा है। 35-40 पन्नों की भूमिका है उसकी। तो लेकिन जो मातृमूलकता भाषा की हो सकती है वो अवधी त्रिलोचन जी के अमोला में है, पहली बात। दूसरी बात, वो परंपरागत बरवै छंद में, ठीक, छंदों में होने की वजह से भी, चूंकि जो हमारे समय का और ख़ास तौर से हिंदी का जो अंतःकरण का आयतन है, मुक्तिबोध के शब्दों में कहूँ तो बहुत ही छिछला और बहुत कुछ ओछा मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो अध्ययन की, अनुशीलन की दूसरी भाषाओं में या भारतीयेतर भाषाओं में भी जैसा गहन शोध करके साहित्य को, संस्कृत को अर्जित किया जाता है, अपने यहाँ बहुत श्रम विहीन ढंग से आसानी से चीज़ों को निपटा देने की परंपरा है। तो इस नाते उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि काव्यात्मकता के स्तर पर, उसके संवेदनात्मक स्तर पर, कविता के रचनात्मक कौशल के स्तर पर, काव्य शक्तियों की बिना पर त्रिलोचन जी का वो शीर्ष काव्य है, उसे फिर से और बार बार पढ़ा जाना चाहिए। अपनी कविताओं के जरिए क्या पाने की चाह अष्टभुजा शुक्ल को रहती है? कोई चाहत मेरे भीतर कविताओं को लेकर नहीं है। कविता कोई प्रेम पात्र नहीं है जिसे चाहा जाए इस तरह से। कवि अपनी कविता से क्या पाना चाहता है, इसके प्रयोजन बहुत सारे बताए गए हैं पहले कवियों ने जी। तो कविता की मेरी यही चाहत है, अगर आप सच में पूछिए, कि वो अधिक नहीं हिंदी भाषी लोगों के मन में वो कविता बसी रहे, बसती रहे, जब तक कि वो प्रासंगिक रहे। ठीक, जिस तरह से कविताओं की इन पिछले कुछ सालों में बाढ़ सी आ गई है, आपको लगता है कवि कर्म कठिन हो गया है? कवि कर्म आप प्रकारांतर से कहिए कि बहुत सरल कर्म मान लिया गया है। ये तो आचार्य शुक्ल ने कहा था, कवि कर्म कठिन होता जाएगा समय के साथ साथ। आचार्य शुक्ल ने कहा था। आचार्य शुक्ल ने किन संदर्भों में कहा था? उन्होंने कहा था ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता जाएगा, सभ्यता का अर्थ हमारी संस्कृति के जो स्थूल कारक हैं वो ज्यों ज्यों जटिल होते जाएंगे, जीवन की नैसर्गिकता ज्यों ज्यों समाप्त होती जाएगी, बहुत सारी कृत्रिमता या बहुत सारी प्रौद्योगिकी या दूसरी चीज़ें ज्यों ज्यों शामिल होती जाएंगी उसमें, उसके बीच से संवेदना को संभव करना, यही तो कविता है। तो वह कठिन होती जाएगी। हमारा समय जितना नृशंस होता जा रहा है, जितना संवेदनहीन होता जा रहा है, जितना निष्ठुर और निष्करुण होता जा रहा है, इसमें वास्तव में कविता संभव करना गूलर का फूल खिलाना ही है। जो किसी ने देखा ही नहीं है, जो किसी ने देखा नहीं। हिंदी कविता या हिंदी लेखन की कद काठी के बरक्स या सामने या बराबर संस्कृत काव्य की कौन सी कृति आपको लगता है कि है? इससे मैं उल्टा करके भी पूछ लेता हूँ कि संस्कृत काव्य परंपरा के सामने हिंदी की कौन सी कृति ऐसी है जो खड़ी हो सकती है? संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल वाङ्मय है, उसका बहुत बड़ी अवधि को भी वो कवर करता है, बहुत प्राचीन वाङ्मय है। तब से लेकर आज की तारीख में भी संस्कृत में बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। आपको जानकर हैरत हो सकती है, हमारे समय में संस्कृत की उत्कृष्ट कविताएं, हमारे समय को संबोधित करने वाली कविताएं, हमारे समय के प्रश्नों से दो चार होने वाली कविताएं लिखी जा रही हैं संस्कृत में। तो उस विशाल वाङ्मय को देखते हुए और हिंदी जो अल्पावधि की, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं हिंदी का भी इतिहास 1000 वर्षों का तो हो ही रहा है,
लेकिन प्राय हम लोग सिर्फ 200 वर्षों से चलते हैं हिंदी में। यह भी एक बड़ा कुटेब हमारे भीतर आ गया है। अगर जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि कौन सी कविता संस्कृत काव्य शास्त्र या संस्कृत की कविता के मुखाभिमुख खड़ी हो सकती है या कम से कम उसके आसंग पासंग में ही खड़ी हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि कामायनी। क्या बात है। एक बड़ा काव्य है, युगबोध से भरा हुआ काव्य है, अपने समय का काव्य है। राम की शक्ति पूजा एक बड़ा काव्य है, उसकी चिंताएं भी व्यापक हैं, उसका आत्मसंघर्ष, कवि का आत्मसंघर्ष जिसमें झलकता है। एक सवाल यहाँ पर, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका जवाब ना भी दें। आपको श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान मिला इफ्को का, जी, 11 लाख का पुरस्कार। जी। क्या किया इतने पैसों का? मुझे पैसों की जरूरत थी। हाँ। मैंने एक छोटा सा घर बनवाया उसका। हाँ। इसी रूप में मैंने सदुपयोग किया। कुछ लोगों ने मुझे यह सलाह दी, मेरे शुभचिंतकों ने, कुछ युवा शुभचिंतकों ने, कि सम्मान को आप किसानों के कवि हैं तो किसानों के किसी हित के लिए दे दीजिए। तो मैंने कहा अगर 11 लाख की राशि भारत जिसकी आबादी 70% किसानों की है उन्हें आवंटित कर दी जाए प्रतीकात्मक रूप में भी, तो शायद किसी के हिस्से एक नया पैसा भी नहीं आएगा। मेरे पास एक घर नहीं है, मैं बनवा ले रहा हूं उसका पारिश्रमिक मान के। तो जो है इस तरह से और मुझे इस बात की तसल्ली है कि पुरस्कारों के लिए भी मैं तो सुनता हूँ लोग पता नहीं कितने तरह के व्यायाम प्राणायाम करते हैं, पाने के लिए करते हैं। खुद ही पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है, कराया जाता है, प्रायोजित होते हैं, खुद ही ले लिए जाते हैं पैसे लगाकर। मैं उन निर्णायकों का, इफ्को का हृदय से आभारी हूं कि मेरी कविता को उन लोगों ने इस लायक समझा। श्रीलाल शुक्ल जैसे बड़े उपन्यासकार के नाम पर, वो भी आप ये जान लीजिए कि वो कथाकारों को, उपन्यासकारों को सम्मान दिया जाता है। अकेला कविता के लिए अभी तक मुझे वो सम्मान दिया गया है, क्योंकि शायद उसका मूल प्रतिपाद्य है कि ग्रामीण जीवन पर लिखने वाले लोगों के लिए दिया जाए। संक्षेप में, दुर्गा सप्तशती, उच्चारण गलत किया मैंने, दुर्गा सप्तशती का भोजपुरी अवधि में रूपांतरण करने वाले थे। रायशुमारी की लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए थी। फेसबुक पे रायशुमारी करने के बाद विरोध हुआ, आपत्ति जताई गई। क्या अभी भी उस काम को कर रहे हैं या छोड़ दिया? मन में कोई बात उठी होगी कभी किसी मनोदशा में, मुझे लगा कि मैं अनुवाद करूं इसका, वो भी दोहा चौपाई जैसे छंदों में करूं, पारंपरिक। बल्कि अनुवाद नहीं, मैंने लिखा था उसमें रूपांतरण करना चाहता हूं। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं बहुत इस सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा नहीं हूं, मैंने फेसबुक पर इसे लिख दिया। तब तक बहुत से लोग बर्रे की तरह टूट पड़े मुझ पे, मधुमक्खी की तरह टूटते तो भी कोई बात थी। तो अच्छा, अब मतलब लोग यह भी तय करने लगे, इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि आपकी अभिव्यक्ति पर वो गजांकुश की तरह लोग तैयार हैं कि, और वो लोग खास तौर से जिन्होंने मेरा कभी कोई जिक्र नहीं किया होगा अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में, अपने लेखों में, वो लोग मुझे आप बता रहे हैं कि आप ये न लिखिए। जिन्होंने कभी इसलिए भी प्रेरित नहीं किया होगा कि आप ये लिखिए। तो इस तरह की एक मैं तो कहूँगा कि आपने लोकतंत्र का जिक्र पहले किया, रचनात्मकता ही वो सबसे बड़ा मंच है जहां अधिकतम लोकतंत्र कायम होता है। ये सृजन का ही क्षेत्र है, और इसमें जैसे समय की असहिष्णुता बढ़ रही है, समय निष्करुण हो रहा है, निष्ठुर हो रहा है, उसी तरह से आपको यह बताया जा रहा है कि आप क्या लिखें क्या न लिखें। तो अभी उस पर काम कर रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता,
एक सवाल, एक बोली व्यंग्य की होती है, आपकी कविता की पंक्तियां हैं एक बोली से, एक बोली व्यंग्य की होती है, एक नीलामी की, एक अभिव्यक्ति की। जी। अष्टभुजा शुक्ल की बोली व्यंग्य की है या अभिव्यक्ति की, या अभिव्यक्ति में व्यंग्य की? हाँ, आपके अंतिम कथन से मैं सहमत हूँ। अभिव्यक्ति में व्यंग्य की। जी। अपनी कविता का अर्थ बताने वाला मैं कवि नहीं, यानी कि मैं ऐसी कविताएं लिखता हूं जो लौटकर कभी कवि के पास नहीं आती। कहा जाता है कि कविता लिख देने के बाद या प्रकाशित होने के बाद वो कवि की नहीं रह जाती। ऐसी कौन कौन सी कविताएं अभी अष्टभुजा शुक्ल लिख रहे हैं जो लौटकर उनके पास नहीं आएंगी, या किस पर काम कर रहे हैं? मैं लिखना तो चाहता था, एक कविता मैं अयोध्या पर लिखना चाहता था, कोई बड़े फलक की कविता, क्योंकि अयोध्या की जब घटना हुई तो उस पर तत्काल बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई। हमारे हिंदी समाज का एक ये भी चलन है कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन्हें रचनात्मकता में तत्काल भुना लेने की भी एक प्रवृत्ति दिखाई देती, बहुत साफ साफ। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, अघटित दुर्घटित जो कुछ भी होता है, लगता है कि तुरंत ही उसको कहानी में, कविता में शामिल कर लिया जाए और उसका जो कुछ भी हमको मिलने वाला हो वो श्रेय या वो प्रदाय मिल जाए। उस घटना का एक गहरा प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा है। मैं लिखना चाहता था अयोध्या पर कविता, कुछ टुकड़े उसके यत्र तत्र मैं मिशनरी ढंग से कभी नहीं लिख पाता। कितनी जगहों पर होंगे मैं कह नहीं सकता। अभी मैंने उसका कोई पूर्व रूप भी अपने मन में निर्मित नहीं किया है। एक तो वो है अस्फुट ढंग से छिटपुट जो कविताएं लिखी जा रही हैं। लिखने को तो मैं एक उपन्यास भी लिखना चाहता हूँ, जबकि मुझे किसी कहानी तक के पात्र नहीं याद रहते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या हो पाता है। बहुत सारे सवाल अभी मेरे पास और हैं, लेकिन समय नहीं है, बहुत लंबा इंटरव्यू पहले ही हो चुका है। कविताओं पर मैं और बात करना चाहता था, लेकिन जितनी बात हुई मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी आपसे बातचीत मेरी रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप संगत में आए और बस्ती से लेकर दिल्ली तक की इस यात्रा में आपको जितना कष्ट हुआ होगा, बातचीत करके मुझे उतना ही रस आया। जिस तरह से मैंने पहले कभी इस तरह की स्थितियों का सामना नहीं किया है। मैंने कहीं बैठ के कोई साक्षात्कार नहीं दिया अभी तक, न कोई बातचीत आप देखेंगे। किसी पुस्तक में भी मेरा कोई साक्षात्कार नहीं छपा, न किसी ने लिया है। मुझे तो ये लगता है, दो रूपों में शायद, कि मैं सीधे वहाँ से आकर के रेखता में बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो दो रूपों में मैं देख सकता हूँ। जैसे कहा जाए कि ऊंट सीधे पहाड़ के नीचे आ गया हूँ। दूसरे मुहावरे में अगर मैं इसे कहना चाहूँ, हालांकि वो जैसे कहा जाता था कि चंद्रशेखर जी सीधे जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, बीच में कोई छोटा पद उन्होंने नहीं लिया था जी। लेकिन इन दोनों बातों से ही अलग यहाँ बैठ करके हम लोगों ने बहुत सहजता के साथ कुछ आपसी संवाद को टूटे फूटे ढंग से, बिना किसी प्रायोजन के, तो सहजता से हम लोगों ने बातचीत की। अच्छी बात है। मैं सारे हिंदी संसार का आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ कि चैत के बादल की कुछ पंक्तियों के साथ आप इसका समापन करें। कभी पुरवा चली तो चढ़ गए दोखी, लगे बढ़ने घुमड़ने घेरने आकाश, क्षण में छा गए थोबड़ा दिखाने आ गए, किंतु उल्टे खींच कर पछुआ बही तो लगे छंटने, क्षण मनाने मुंह बनाने, इधर आने उधर जाने, जैसे वसाई जा रही हो रास और भूसा उड़ रहा हो दूर जाकर कहीं पूरब के क्षितिज पर। द्वादशी का चांद चांदी की नई सेई बना, रख उठा आकाश के खलिहान में, और तारे
मटर के दानों सरीखे छा गए, छितरा गए खलियान में, हट गए ये चैत के बादल, कट गए ये चैत के बादल, छट गए ये चैत के बादल। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाली देकर बोला ये शेड्यूल कास्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उठा और मैंने उसकी गिरबान पकड़ ली। 22 साल का मैं था उस समय। तो राजेंद्र जी ने मुझसे कहा लोग कह रहे हैं कि हंस को अजय नावरिया चला रहे हैं। तो मैं हंस गया। वर्ग टूट सकता है, जाति नहीं टूटेगी। और जाति तो यहाँ तक नहीं टूटेगी कि जो धर्म जाति के खिलाफ लड़ते थे उनमें भी जाति पहुँच गई। आपको क्या लगता नहीं है कि एक व्यक्ति के पूरी की पूरी समुदाय की अस्मिताओं का खतरा हो रहा है, उसका जीवन का संकट हो रहा है? ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न है कि वैश्विक प्रश्न बड़े। बनावटी नहीं हूँ, आर्टिफिशियल नहीं हूँ। जो जहाँ का रूप है उसमें मैं उतना ही अपने को सहज रखने की और स्वाभाविक रखने की कोशिश करता हूँ। जिस जाति का साहित्य नहीं होगा वो जाति विकसित हो ही नहीं सकती।